हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम सभी बच्चों को हमने दिया है कि किसी का कुछ पार्ट रह गया हो तो उसको कंप्लीट कर लें। और वो जो चेकआउट सिस्टम है वो मंडे से दोबारा से हम शुरू करेंगे कि अब भी किसी बच्चे का रह गया या नहीं, लेकिन साथ साथ सिलेबस भी हमें आगे चलाना पड़ रहा है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एक्सेलरेशन। जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं सारे के सारे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, बस उन्हीं में थोड़ा थोड़ा हम चेंजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा हम उनका एडवांस पढ़ रहे हैं। तो देखिए टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप सभी को पता है क्या होता है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड से। तो ए उसके ऊपर एरो हेड मैंने लगाया है तो ये बन गया वेक्टर ए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, that is the expression for acceleration। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, नोट कर लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो जो चेंज होता है उसको हम लिखते हैं डेल से। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, डेल वी अपॉन डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से जो एक्सेलरेशन है ये आपकी दो फॉर्म में हम पढ़ेंगे। एक तो होगी आपकी एवरेज एक्सेलरेशन और एक हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या है। एवरेज में तो हम लिख सकते हैं टोटल चेंज अपॉन में टाइम, यानी डेल ए अपॉन में डेल टी। और वहीं पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि ये जो डेल टी होता है, डेल टी का मतलब चेंज, एंड द चेंज इज वेरी 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 स्मॉल। मीन्स जो आपका डेल टी है इसको इतना छोटा बना दो, डेल टी टेंड्स टू 0। यानी सपोज कीजिए मेरे पास टोटल चेंजमेंट जो हुआ है वो हुआ है 30 मीटर पर सेकंड से 1000 मीटर या 100 मीटर पर सेकंड। कितना चेंजमेंट हुआ, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऑब्जेक्ट चला और फाइनली उसके पास जो स्पीड है वो या वेलोसिटी वो कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड। इतना चेंजमेंट इसके अंदर हो गया है, टोटल चेंज हुआ ये। अब मैं इस चेंज का छोटा सा पार्ट लेता हूं, कहीं से भी उठा लेता हूं, इतना छोटा कि ये हो गया आपका 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। और जो मैं चेंज है वो लेके चल रहा हूँ 0.01 मीटर पर सेकंड। इतना चेंज में लेके चलो, इट मीन्स अगर 70 मीटर पर सेकंड अगर आपकी वेलोसिटी है उसमें से मैं अगर या उसकी वेलोसिटी कितनी कम कर दूं, 0.01 मीटर पर सेकंड इतनी कम कर दूं तो टोटल वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। 70 मीटर पर सेकंड में अगर डिक्रीमेंट हम कितने का कर दें, 0.01 मीटर पर सेकंड का, तो अप्रोक्सीमेटली कोई चेंजमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। यानी ये जो चेंज है डेल टी ये होता है ओवरऑल चेंज, पूरा का पूरा चेंज। और यहाँ पे आप देखोगे आपको लिखा मिलेगा dv बाई dt। तो इस डेल में और डी में क्या डिफरेंस है, ये भी चेंज होता है और ये भी चेंज होता है। ये जो चेंज होता है फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए। कितने छोटे से टाइम के लिए कि डेल टी टेंड्स टू 0 इतना। यानी ये जो टोटल चेंजमेंट हुआ है ये मान लिया मैंने 30 मिनट में हुआ, और यहाँ पे मैं जो चेंज है वो कितनी देर का ले रहा हूँ, केवल 0.01 सेकंड का अगर मैं ले लूं
तो ये क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए यहाँ से आपकी कि डेल वी अपॉन डेल टी और ये है आपका डी वी अपॉन डी टी, इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें डिफरेंस ये है, इसका मतलब है टोटल चेंज इन वेलोसिटी और इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी, बहुत थोड़े से टाइम के लिए चेंजमेंट। क्लियर। एक्सेलरेशन दोनों आपकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी एसआई यूनिट की। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट भाई वेलोसिटी आपकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होगी? सेकंड। ये सेकंड जाएगा इधर तो क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या लिख सकते हो? मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसको पॉइंट बना के लिखोगे, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, चाहे कोई भी हो, एक्सेलरेशन कोई भी हो, सभी की एसआई यूनिट सेम होती है। उसके बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, ये मीटर क्या है? लेंथ है तो एल, और सेकंड क्या होता है? टाइम। तो टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। तो क्या है आपका? -2, तो टी -2। तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी -2। कुछ बच्चों ने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर छोड़ दिया था, उनके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जहां पे भी लेंथ आएगी उसके लिए हम लिखते हैं एल, जहां जहां पे मास आएगा वहां वहां पे हम लिखेंगे एम, और जहां पे आपका टाइम आएगा उसमें हम लिखेंगे टी। तो अगर आपने ऐसा यूनिट बना ली है तो उन एसआई यूनिट्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है मीटर। मीटर क्या होते हैं? किसका मेजरमेंट है? लेंथ का। तो लेंथ की जगह पे क्या लिखते हैं? एल, तो एल लिख दिया। उसके बाद सेकंड। सेकंड किसकी एसआई यूनिट है? टाइम। टाइम की जगह पे क्या लिखते हैं? टी। अगर कहीं पे केजी वगैरह और आ जाता तो उसके लिए क्या लिख देते हैं? मास। मास मीन्स एम। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये था आपका एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। शायद तो क्लियर हो गया होगा सभी का। चलिए अब देखिए, एक्सेलरेशन की बहुत सी बुक में, अप्रोक्सीमेटली सभी बुक में एक डेफिनेशन और मिलेगी आपको, और वो होती है जो चेंज इन वेलोसिटी है। हाउ यू विल कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। हमने लिख दिया, ये आ गया डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो भी आपका एवरेज है, इंस्टेंटेनियस जो भी है आपका, ये क्या है? डेल वी बाई डेल टी। ये जो सिंबल होता है जिसको ट्रायंगल शेप बोलते हो, ये डेल होता है, डेल, DEL, डेल। तो डेल वी अपॉन में डेल टी। तो देखिए यहाँ पे डेल वी का मतलब क्या होता है कि इनिशियली उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग थी और बाद में उसकी चेंज होगी, तभी तो वो एक्सेलरेट हुआ। अब देखिए क्या करते हैं कि उसकी एक तो वेलोसिटी फाइनल और एक इनिशियल, तो क्या करते हैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी इनिशियल को IN से लिख रहा हूं, इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये हो गया मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है इनिशियल और फाइनल, उसके लिए नोटेशंस फिक्स होती हैं। जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको तो v से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? v से। नोट करते रहना, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय u। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो बहुत सी बुक में आपको लिखा मिलेगा v माइनस u अपॉन में, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? t2 माइनस t1। ऐसे भी आप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो हम उसकी वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट हुआ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा इसके टाइप और डिस्कस कर लेते हैं कि सभी में हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती होगी। तो देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है।
कई बच्चे अभी एक्सेलरेशन का मीनिंग शायद नहीं समझ पाए हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जब गाड़ी की ड्राइविंग सिखाई जाती है तो उसमें आपने देखा होगा 3 उसके अंदर पैडल होते हैं, 3 पैडल होते हैं, 2 ऐसे नजदीक नजदीक और एक थोड़ा सा दूर, इस तरह से पैडल होते हैं। ठीक है, इनकी जो ड्राइविंग के लिए सिखाया जाता है वो ऐसे लिखा जाता है A B C। ठीक है, तो ABC देखिए, अब इनका मतलब क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेटर। क्या होता है? A फॉर एक्सेलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लिच। तो हमें केवल और केवल ये पढ़ना है A फॉर एक्सेलरेटर। अब देखिए, अगर आपकी जो भी आपके पास कार है या कोई और बस है या कोई और भी जो भी आपका ऑटोमोबाइल है, तो उसमें एक होता है एक्सेलरेटर, जिसको नॉर्मली गांव में बोल देते हैं रेस, है ना, बोलते हैं ना कि जो रेस वाला पेडल है उसको दबा दो, है ना, तो ये एक्सेलरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। ये क्या काम करता है? जब इस पेडल को आप दबाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वो धीरे चलती है या तेज चलती है। अगर ज्यादा दबा दिया तेज चलने लग जाती है, कम दबाते हो तो धीरे चलती है। इट मीन्स ये एक ऐसा पेडल है जिससे क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है। और जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है या चेंज्ड वेलोसिटी ना, उसको हम एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। और जो ये काम कर रहा है एक्सेलरेशन का, यानी वेलोसिटी को जो चेंज कर रहा है, वो है एक्सेलरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटर का मीनिंग कैसे समझोगे? जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तो उसमें जो नेट के ऊपर खेलता है, नेट से जो बॉल निकालता है, नेट के बहुत नजदीक होता है, उसको बोलते हैं नेटर, यानी नेट पे खेलने वाला। ऐसे ही है एक्सेलरेशन, यानी जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज की जाएगी। यानी एक्सेलरेशन जो मीनिंग है या जो वर्ड है, ये कहां से आएगा? एक्सेलरेटर से आएगा। तो एक्सेलरेटर का मीनिंग समझ गए होगे, एक ऐसा पेडल जो क्या करता है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी या स्पीड को क्या करता है? चेंज करता है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब मैं बात करता हूं ये एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, 2 फॉर्म में हम इनको पढ़ेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ध्यान से देखना। यहां से जनरली क्या करते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन ऐसे लिख देते हैं बच्चे, लेकिन एक्सेलरेशन में चेंज क्या ऐसे लिखना सही रहेगा? सबसे पहले तो आज ये एक्सेलरेशन होती क्या? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेम। फॉर एग्जाम्पल, शुरू की 2 सेकंड में वेलोसिटी के अंदर चेंजमेंट 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हुआ, यानी 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड का क्या आ गया? चेंजमेंट। नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर क्या हो गया? 20 से 30 हो गया। अगले 10 सेकंड में क्या हो गया? 30 to 40 हो गया। ऐसे करते करते क्या होता जा रहा है, जो वेलोसिटी है वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? इक्वली चेंज हो रही है। तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा एक्सेलरेटेड, यानी लगातार वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, बराबर चेंज होती जा रही है। तो वो होगी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म में पहली 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड चेंज होगी, अगली 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, उससे अगली 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का चेंजमेंट हो गया। तो वो होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखिए, फॉर ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी मे बी यूनिफॉर्म, द एक्सेलरेशन मे बी यूनिफॉर्म। अगर कोई ये कहे क्या किसी की एक्सेलरेशन
लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, यानी ये कहीं कोई सदा के लिए यूनिफॉर्म हो सकती है। सोच के देखिए, क्या किसी की एक्सेलरेशन परमानेंट यूनिफॉर्म हो सकती है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई चीज चल पड़ी तो उसकी वेलोसिटी कब तक बढ़ाओगे भाई? जब तक बढ़ती रहेगी तब तक तो वो यूनिफॉर्म है, तो कितनी बढ़ेगी भाई? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अगर बढ़ती है तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने करवाया था। क्या था आइंस्टीन ने क्या बताया था? अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से मूव करने लग जाए तो उसका मास भी चेंज होने लग जाता है। तो वहां पे बहुत सारे रूल्स जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। इट मींस ऑब्जेक्ट का मास हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या हुआ है? आइंस्टीन ने प्रूव करके दिखाया, पढ़ी होगी इक्वेशन m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उस इक्वेशन से ये प्रूव करके दिखाया कि अब उसका मास भी उसकी वेलोसिटी के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये रूल सारे फेल हो जाते हैं, वहां पे हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन परमानेंट यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, परमानेंट यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। तो कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए यूनिफॉर्म हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, जब सर्कुलर बताएंगे तब आपको परमानेंट भी बताएंगे कि परमानेंट भी हो जाएगी, लेकिन वो डायरेक्शन की फॉर्म में होगी। ठीक है, वेक्टर पढ़ने के बाद इस चीज को क्लियर करेंगे कि परमानेंट हो सकती, कैसे हो सकती है वो बाद में बताएंगे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म व्हेन द वेलोसिटी is changed by unequal amount in each equal interval of time, then the acceleration is non-uniform। तो चलिए अब यहाँ पे ग्राफ की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किसके लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? टाइम, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन यानी टाइम बढ़ता गया तो वेलोसिटी भी बढ़ती जानी चाहिए, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। तो ये है आपका किसका ग्राफ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आप कैसा भी बना सकते हो, इट डजंट मैटर। तो इस तरह से आप जो भी है थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के जो भी आप कैसा भी बना सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं है। इस तरह से जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, टी और वी। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। कहीं पे ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं पे कम बढ़ रही है, कहीं पे घटने लगी तो कहीं पे कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगी। क्या सही है ये बात? नहीं, वेलोसिटी के बढ़ने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी के घटने से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। यानी एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे? देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से। कितनी देर तक 20 मीटर पर सेकंड से जाता रहेगा भाई? लगातार जी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। जो कम होने का रेट है वो यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म होगी, बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव में वहीं पे एक ऑब्जेक्ट में किसी हाइट से ड्रॉप करता हूं, तो इनिशियली ड्रॉप जिस टाइम पे मेरे हाथ में थी तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी 0, u इज इक्वल टू 0, छोड़ दिया। लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब तक वो किसी सरफेस के नहीं टकरा जाती। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नॉन यूनिफॉर्म भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है।
तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब यूनिफॉर्म और कब नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा सा न्यूमेरिकल किस तरह से करने हैं उनकी तरफ प्रोसीड करता हूं मैं, कि यहाँ से मैंने स्लोप की फॉर्म में आपको डेफिनेशन करवाई थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी स्लोप की फॉर्म में होता है। तो इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, तो ये एंगल मैं मान के चल रहा हूं कितना है, थीटा। कितना है ये एंगल, थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए tan थीटा मैं निकाल देता हूं। तो वो क्या होगा आपका tan थीटा, अगर मैं निकालना चाहूं तो इधर आपका क्या है टाइम और इधर आपका क्या है वेलोसिटी, नहीं सॉरी, इधर क्या है आपका वेलोसिटी और इधर क्या है आपका टाइम। अभी हमने पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन टाइम तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया गया, ये थीटा आपका मैंने इधर लिख दिया है, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया गया t1 और ये इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया गया मेरे से t2, और इधर से ऐसे मेरे पास इंस्टेंट सॉरी वेलोसिटी भी मिल गई है 20 मीटर पर सेकंड और इधर मेरे को मिल गया 30 मीटर पर सेकंड। तो ये रूल इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, वी नो दैट a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या आएगा 30 माइनस 20 अपॉन t2 माइनस t1। ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन, कौन सी, एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो यानी एक ही टाइम के बारे में बताए तो क्या करोगे, क्या कर देते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, दैट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये था आपका ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनकी कंबाइंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट देके एक्सेलरेशन पूछ ले, हो सकता है वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछ ले, और इस नेक्स्ट वीडियो में तो केवल हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, या डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद एक या दो वीडियो के बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना सिखाएंगे। अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से आप वॉच कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कंबाइंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अगर किसी भी बच्चे का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बची हुई है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, ऐसे फिजिक्स सीखने के लिए ये आपके अल्फाबेट्स चल रहे हैं। अगर ये नहीं आए तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, वो मेरे से जरूर कांटेक्ट करे कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकें। क्योंकि ये बहुत इजी चीज चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो इंटरेस्टिंग भी है। और ऐसे ही लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या ही करता जा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप फिजिक्स से दूर हट जाओगे। इवन ये भी हो सकता है कि आप वीडियो ही देखना बंद कर दे। तो इसलिए इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। केवल और केवल 3-4 टॉपिक हुए हैं, अगर वो आपके क्लियर हो गए तो समझो पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आनी है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।